बड़ा कौन नहीं बनना चाहता? अपने बिजनेस को कौन आगे नहीं ले जाना चाहता? अपने आइडिया के जरिए पूरे वर्ल्ड पर इंपैक्ट कौन नहीं डालना चाहता? शायद हम में से वो सब जो महत्वाकांक्षी हैं, मगर ये करने के लिए बोल्ड तो बनना पड़ेगा ना। बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, बोल्ड एक्शन लेने पड़ेंगे। और क्या यह आसान है? वैसे इस सवाल का जवाब, और केवल इसका ही नहीं, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको आज की समरी में मिलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गीगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और इन आइडियाज को और गीगल के बारे में अपने अपनों से शेयर भी करते हैं। तो आज की बुक समरी है बोल्ड, हाउ टू गो बिग, क्रिएट वेल्थ एंड इम्पैक्ट द वर्ल्ड, जिसे लिखा है पीटर डायमेंडिस ने और स्टीवन कोटलर ने। तो जरा बताइए, क्या आप इलॉन मस्क, रिचर्ड ब्रैंसन, जेफ बेजोस और लैरी पेज को पसंद करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप भी बड़ी बड़ी कंपनी बना सकें और दुनिया को बदल सकें? तो आज की समरी में आप जानेंगे कि कैसे इन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ने अपने बड़े बड़े बोल्ड आइडिया को हकीकत में बदला। आपका माइंड इस समरी को सुनने के बाद पॉसिबिलिटीज को खुलकर देखेगा और आपको कोई लिमिट नहीं दिखेगी। ये समरी आपको बिजनेस की दुनिया, स्पेस और उससे भी आगे ले जाएगी। इस बुक के ऑथर पीटर डायमेंडिस एक्स प्राइज फाउंडेशन और जीरो ग्रेविटी कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। वो इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी और सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी के को फाउंडर भी हैं। पीटर के पास MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और MD की डिग्री है। वहीं स्टीवन कोटलर एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। वो फ्लो रिसर्च कलेक्टिव के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बेस्ट ह्यूमन परफॉर्मेंस या फ्लो साइंस के लिए ट्रेनिंग भी देता है और इसके बारे में रिसर्च भी करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, बोल्ड, हाउ टू गो बिग, क्रिएट वेल्थ एंड इम्पैक्ट द वर्ल्ड, ओनली ऑन गीगल। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां लोग खेती किया करते थे। एक किसान ने देखा कि 3 सैनिक गांव की तरफ आ रहे हैं। वो जानता था कि सैनिक खाना ढूंढने के लिए आएंगे, इसलिए वो अपने पड़ोसियों के पास दौड़कर गया और उन्हें चेतावनी दी। किसान ने कहा, जल्दी करो, अपने दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर दो, सैनिक आ रहे हैं और वो हमारा सारा खाना खा जाएंगे। सैनिक सचमुच भूखे थे। वो गांव तक पहुंचे और दरवाजे खटखटाने लगे, लेकिन सभी ने उनसे कहा कि उनके पास अब और खाना नहीं बचा है। आखिर उनमें से एक सैनिक ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, चलो पत्थर का सूप बनाते हैं। सैनिक ने दूसरा दरवाजा खटखटाया और खाना मांगने के बजाय उन्होंने पूछा कि क्या वे उन्हें खाना पकाने के लिए बर्तन और जलाने के लिए कुछ लकड़ियां दे सकते हैं। हम पत्थर का सूप बनाना चाहते हैं। उसने उस गांव वाले से कहा। पत्थर का सूप? गांव वाले को लगा कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसलिए उसने सैनिक की मदद कर दी। उसने उन्हें खाना पकाने के बर्तन और जलाने के लिए लकड़ी दे दी। सैनिक ने घड़े में पानी भरा और पानी उबलने का इंतजार करने लगे। उसके बाद उन्होंने बर्तन के अंदर 3 बड़े बड़े पत्थर रख दिए। पत्थर के सूप की खबर पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले उसे देखने के लिए आने लगे। वे इसके बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे और वो सभी कहने लगे कि हमें सूप देखना है। सैनिक आग की तरफ देख रहे थे और उनके चारों ओर ढेर सारे लोग खड़े थे। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि हम पत्थरों से सूप बना सकते हैं, एक गांव वाले ने कहा। बेशक आप बना सकते हैं, सैनिक ने जवाब दिया। इंतजार करते करते आखिरकार एक गांव वाला बस खड़े होकर देखते देखते बोर हो गया था। तो उसने पूछा कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? हाँ, अगर आप आलू ला सकते हैं तो ये सूप को और भी बेहतर बना देगा। तो वो आदमी दौड़कर अपने घर गया और आलू ले आया। उसने उन्हें उबलते हुए पत्थरों के बर्तन में डाल दिया। तभी दूसरे आदमी ने पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? देखो, अगर कुछ गाजर हो तो सूप और भी ज्यादा टेस्टी बनेगा, सैनिक ने कहा। तो वो आदमी कुछ गाजर ले आया और जल्दी ही बाकी के लोग भी सूप में चिकन, लहसुन, हरी पत्तियां लाकर देने लगे। थोड़ी देर बाद सैनिक ने कहा, बन गया। उन्होंने सभी को सूप दिया। पत्थरों का सूप, ये तो लाजवाब है, हर एक गांव वाले ने कहा।
तो कहने का मतलब यह है कि एक एंटरप्रेन्योर बनकर सक्सेसफुल होने के लिए आपको भी पत्थर का सूप बनाने की जरूरत है। पत्थर आपके बड़े बोल्ड आइडिया को दिखाता है। गांव वालों की ओर से दिए गए सामान आपके इन्वेस्टर्स और बिजनेस पार्टनर्स की तरफ से दिए हुए रिसोर्सेज, कैपिटल और आइडिया की तरह होते हैं। इस समरी में आप उन 4 एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जानेंगे जिनके बिग बोल्ड आइडिया सक्सेसफुल हुए। आप उन प्रिंसिपल्स को जानेंगे जो उन्होंने अप्लाई किए और कैसे वो दुनिया को बदल रहे हैं। पत्थरों से सूप बनाना नामुमकिन नहीं है, इसीलिए आप सीखने जा रहे हैं कि आप भी बोल्ड बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एलॉन मस्क से। एलॉन मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स के सीईओ, पेपाल के फाउंडर और सोलर सिटी के क्रिएटर हैं। और अब हम जानते हैं कि इस लिस्ट में ट्विटर भी जुड़ गया है। उनका जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। 9 साल की उम्र से ही उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती थी। कॉलेज में उन्होंने बिजनेस और फिजिक्स की पढ़ाई वॉर्टन यूनिवर्सिटी से की। फिर एलॉन फिजिक्स में पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए स्टैनफोर्ड चले गए, लेकिन सिर्फ 2 ही दिन में वो बोर हो गए। वो इंटरनेट की दुनिया में आने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। एलॉन ने उस समय की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी में अप्लाई किया था जिसका नाम था नेटस्केप, लेकिन उस कंपनी ने उन्हें कभी कॉल नहीं किया। वो शौक से इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन किसी से बात करने में उन्हें बहुत शर्म आती थी। फिर उन्होंने सोचा कि छोड़ो ये सब, और उन्होंने खुद कोड बनाना शुरू किया और Zip2 की शुरुआत की। Zip2 एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कंपनियों को अपने मैप, डायरेक्टरी और बाकी डिटेल्स ऑनलाइन पोस्ट करने में मदद करता था। ये इतना काम का था कि कॉम्पैक ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया था। और इस तरह एलॉन ने पहली बार $28 मिलियन कमाए। एलॉन का अगला वेंचर X.com था। ये एक फाइनेंशियल सर्विस वेबसाइट थी जो जल्दी ही पेपाल के नाम से जानी गई। सिर्फ 3 सालों में ईबे ने पेपाल के स्टॉक को $1.5 बिलियन में खरीद लिया था। बड़ा स्टॉक होल्डर होने की वजह से इससे एलॉन ने $100 मिलियन कमाए। ये 2001 का समय था। एलॉन के कॉलेज फ्रेंड ने उनसे पूछा कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि स्पेस में उन्हें बहुत इंटरेस्ट है। वो सोचते थे कि नासा इंसानों को मार्स पर कब भेजेगा। एलॉन ने नासा की वेबसाइट को चेक किया और बहुत निराश हुए कि वहां मार्स को एक्सप्लोर करने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। उन्हें पता चल गया कि फिलहाल मार्स पर लोगों को भेजने का नासा का कोई प्लान नहीं था। जब उन्होंने आगे रिसर्च की तो एलॉन को पता चला कि अपोलो के बाद से रॉकेट टेक्नोलॉजी नीचे चली गई है और इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की एरोस्पेस कंपनी SpaceX शुरू करने का फैसला किया। SpaceX ने Falcon 1 लॉन्चर, Falcon 9 रॉकेट और हाल ही में रीयूजेबल ड्रैगन कैप्सूल को डेवलप किया है। मई 2012 में SpaceX ड्रैगन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS के साथ ज्वाइन हो गई। ऐसा करने वाली ये पहली कमर्शियल व्हीकल थी। एलॉन मस्क एक ऐसे इंसान का बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जो बोल्ड होने की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं। वो कभी भी बड़े गोल से घबराते नहीं हैं। इसके बाद एलॉन सस्टेनेबल एनर्जी यानी कि लंबे समय तक टिकने वाली ऊर्जा, इस फील्ड में भी बहुत इंटरेस्टेड थे। वो एनर्जी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने टेस्ला मोटर्स और सोलर सिटी की शुरुआत की। उनका विजन सक्सेसफुल हुआ। पिछले 50 सालों में टेस्ला के अलावा अमेरिका में कोई नई कार कंपनी सक्सेसफुल नहीं हुई है। वहीं सोलर सिटी देश का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल सोलर प्रोवाइडर है। सिर्फ 12 सालों में एलॉन का एम्पायर लगभग $30 बिलियन तक बढ़ गया था। तो इसका सीक्रेट क्या है? एलॉन ने जवाब दिया कि उनके लिए सबसे जरूरी पैशन और पर्पस है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना बिजनेस इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि वो इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, बल्कि वो बदलाव लाना चाहते थे, वो इम्पैक्ट डालना चाहते थे। जो चीजें पहले से हैं वो उनसे कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। एलॉन कहते हैं कि आमतौर पर जब आप कोई नई कंपनी शुरू करते हैं तो आप में काफी जोश और पॉजिटिविटी होती है। फिर 6 महीने बाद सच्चाई आपके सामने आती है। कुछ चीजें गलत होने लगती हैं और आपको महसूस होता है कि ज्यादातर चीजें जो आप सोच रहे थे वो गलत हैं। इसी वक्त के दौरान ज्यादातर कंपनियां ऊपर जाने के बजाय खत्म हो जाती हैं। एलॉन के हिसाब से आपको इस समय में अपने दोस्तों से ऑनेस्ट फीडबैक लेना चाहिए, खासकर नेगेटिव फीडबैक। ये आसान नहीं होगा, लेकिन सिर्फ यही एक तरीका है आपके लिए ये जानने का कि आप क्या गलत कर रहे हैं ताकि आप उसे तुरंत ठीक कर सकें। एलॉन मस्क का एक और सीक्रेट है प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचना।
उनके हिसाब से अगर कोई गोल सच में बहुत जरूरी है या इंपॉर्टेंट है तो भले ही सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी भी कम हो, फिर भी उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह वो अपने प्रोजेक्ट चुनते हैं। जब उन्होंने स्पेस एक्स और टेस्ला की शुरुआत की तो सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी 50% से भी कम थी, लेकिन जो उनकी कंपनी कर रही थी उस पर वो बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। इसीलिए भले ही वो पैसे बर्बाद हो जाते, फिर भी इलॉन उसमें लगे रहे। 2008 में उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। स्पेसएक्स का फैल्कन 1 रॉकेट फेल हो गया था और उसी समय टेस्ला और सोलर सिटी को फाइनेंशियल मार्केट में मंदी की वजह से फंडिंग नहीं मिल रही थी। उसके साथ ही इलॉन का तलाक हो रहा था। उन्होंने सारा पैसा टेस्ला को बचाने में खर्च कर दिया और वो बहुत घाटे में भी चले गए थे। यहां तक कि उन्हें रेंट देने के लिए भी एक दोस्त से पैसे उधार लेने पड़े थे। लेकिन उस साल के अंत तक चीजें बेहतर होने लगी। उन्होंने फैल्कन 1 को फिर से लॉन्च किया और इस बार वे सक्सेसफुल हुए। फाइनेंशियल मार्केट ठीक होने लगा था और स्पेसएक्स को नासा की तरफ से 1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। नेक्स्ट चैप्टर है रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में। रिचर्ड ब्रैंसन वर्जिन एम्पायर के ओनर और फाउंडर हैं, जो अलग अलग फील्ड में 400 यानी कि 400 कंपनियों को कवर करता है। उनका जन्म 1950 में इंग्लैंड में हुआ था। रिचर्ड को डिस्लेक्सिया यानी कि पढ़ने लिखने की तकलीफ है और उन्होंने स्कूल में बहुत स्ट्रगल किया है। 16 साल की उम्र में उन्होंने स्टूडेंट नाम की एक यूथ मैगजीन शुरू करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। मैगजीन की सक्सेस के बाद रिचर्ड ब्रिटिश म्यूजिक सीन में आ गए। उन्होंने देखा कि रिकॉर्ड स्टोर्स बहुत महंगे थे, इसीलिए उन्होंने मेल ऑर्डर के जरिए एल्बम बेचने के बारे में सोचा। उन्होंने अपने नए बिजनेस को वर्जिन नाम दिया। जल्द ही रिचर्ड के पास अपनी खुद की रिकॉर्ड शॉप और रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाने के लिए काफी पैसे आ गए थे। वर्जिन ब्रांड सक्सेसफुल रहा और वे बॉय जॉर्ज, सेक्स पिस्टल और द रोलिंग स्टोन्स जैसे आर्टिस्ट को साइन कर पाए। 10 साल के अंदर वर्जिन म्यूजिक दुनिया की सबसे बड़ी रिकॉर्ड कंपनियों में से एक बन गई थी। म्यूजिक कंपनी का ओनर होने की वजह से उन्हें कई अलग अलग जगहों पर प्लेन से जाना पड़ता था। रिचर्ड एयरलाइनों की बेकार क्वालिटी से बेहद परेशान और चिढ़े हुए थे। उन्हें एक भी ऐसी एयरलाइन नजर नहीं आई जिसके लिए वो कह पाते कि वाह क्या लाजवाब एयरलाइन और सर्विस है। आगे रिचर्ड ने जो किया उससे वर्जिन के सभी शेयर होल्डर के होश उड़ गए। उन्होंने एक इस्तेमाल किया हुआ बोइंग 747 खरीदने और वर्जिन अटलांटिक शुरू करने का फैसला किया। यह किसी पागलपन से कम नहीं था। उन्होंने एयरलाइन की शुरुआत करने के लिए पिछले साल के प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा इस्तेमाल किया। बोल्ड होकर उन्होंने 500 से ज्यादा अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया। रिचर्ड का एम्पायर मोबाइल फोन, ट्रेन, वाइन, फिटनेस सेंटर और हाल ही में वर्जिन गैलेक्टिक तक फैल गया, जिसका गोल कमर्शियल स्पेस फ्लाइट ऑफर करना है। रिचर्ड का कहना है कि वर्जिन एक वे ऑफ लाइफ ब्रांड है। यही वजह है कि यह एम्पायर आज भी टिका हुआ है। सबसे पहले सिर्फ वर्जिन म्यूजिक था, लेकिन रिकॉर्ड स्टोर सब खत्म हो चुके हैं क्योंकि वर्जिन एक वे ऑफ लाइफ ब्रांड है। इसीलिए ये एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा सकता है। ये बहुत दिलचस्प होगा। ये वर्जिन के स्टॉक होल्डर्स को रिचर्ड का जवाब था कि वो वर्जिन अटलांटिक क्यों शुरू करना चाहते थे। मजा या वाव? अपने कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए उनका यही तरीका और प्रिंसिपल रहा है। दूसरे शब्दों में इसे कस्टमर सेंट्रिज्म कहा जाता है। जब वो सोचते हैं कि कस्टमर के लिए कोई चीज अच्छी हो सकती है तो वो इसे ट्राई कर लेते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि वर्जिन अटलांटिक पहली एयरलाइन है जो फ्री बैक सीट टीवी, ऑन बोर्ड कॉकटेल लाउंज, ऑन बोर्ड मसाज और कांच के फर्श वाला प्लेन ऑफर करती है। रिचर्ड का कहना है कि कस्टमर सेंट्रिक होना जरूरी है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने और हर छोटी डिटेल को सही तरीके से करने के बारे में है। इसी डेडिकेशन ने वर्जिन अटलांटिक को सालों तक सक्सेसफुल बनाए रखा। उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज के 100 प्लेन के खिलाफ एक प्लेन से शुरुआत की थी, लेकिन 30 सालों के बाद सिर्फ वर्जिन ही ऐसी एयरलाइन है जो कि बची हुई है, जबकि कई दूसरे एयरलाइंस जैसे पैन, एएम बंद हो चुके हैं। रिचर्ड का दूसरा प्रिंसिपल रिस्क मिटिगेशन है, यानी रिस्क को कम से कम करना। इसका मतलब है कि कैलकुलेट करके रिस्क लेना। उनका मानना है कि एंटरप्रेन्योर्स को बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, लेकिन उनके पास एक सेफ्टी नेट भी होना चाहिए। उन्होंने वर्जिन अटलांटिक शुरू करने के लिए एक बड़ा बोल्ड कदम उठाया था, लेकिन इसके लिए रिचर्ड ने बोइंग के साथ बात की कि वो 1 साल के बाद प्लेन को वापस कर सकते हैं। इस तरह अगर एयरलाइन फेल हो जाती तो भी वर्जिन म्यूजिक के लोगों के पास अपनी जॉब वैसी की वैसी रहती।
रिचर्ड ने वर्जिन गैलेक्टिक के लिए भी रिस्क को कम कर दिया था। 2004 में इन्वेंटर और एरोस्पेस इंजीनियर बर्ट रटन ने सक्सेसफुली स्पेसशिप 1 व्हीकल बनाया था। रिचर्ड ने डिजाइन को बढ़ाने और कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के लिए इसका इस्तेमाल करने का वादा किया। इसका मतलब वर्जिन के स्पेसशिप 2 को एक दिन में कई बार उड़ने और हजारों साल हजारों पैसेंजर्स को स्पेस में ले जाने में कैपेबल होना चाहिए। 2009 में रिचर्ड ने $280 मिलियन में वर्जिन गैलेक्टिक के 32% स्टैक्स मिडिल ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट फंड आबार को बेच दिया। 2 साल बाद आबार ने और 6% स्टैक्स खरीदा, जिससे वर्जिन गैलेक्टिक के फंड में $110 मिलियन और जुड़ गए। इस तरह रिचर्ड ने 60-40 स्टेक के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किया और वर्जिन गैलेक्टिक की सक्सेस को बरकरार रखने के लिए $390 मिलियन का फंड भी जोड़ा। रिचर्ड ब्रैंसन के बाद अब जानेंगे जेफ बेजोस की स्टोरी। जेफ बेजोस का जन्म न्यू मैक्सिको के एल्बुकर्क में हुआ था। जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने पालने को खोलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया था। सालों बाद उन्होंने अपने भाई बहनों को अपने कमरे से दूर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अलार्म बनाया था। जेफ का बचपन साइंस के ईमेल्स, साइंस प्रोजेक्ट्स और स्टार ट्रेक एपिसोड से भरा हुआ था। वो एक तेज दिमाग वाले और सोशल सर्कल से दूर रहने वाले बच्चे थे। जेफ ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में सुम्मा कुम लाउते यानी कि उच्चतम प्रशंसा के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद उन्होंने D.E. शॉ नाम के एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में काम किया। वो वॉल स्ट्रीट में सबसे कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट भी बने, लेकिन वो करियर सिर्फ 4 साल में खत्म हो गया था। जेफ ने जॉब छोड़ने और सिएटल जाने का फैसला किया। 1994 का साल था। इंटरनेट का इस्तेमाल हर साल 2300 यानी कि 2300% बढ़ रहा था। जेफ इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ई-कॉमर्स के बारे में सोचा और सोचा कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकेगा। उनके पास कई आइडियाज थे, लेकिन किताबें उनके दिमाग में सबसे ऊपर आ रही थी। जेफ ने कहा कि प्रिंट की हुई लाखों किताबें हैं और कंप्यूटर लाखों किताबों का रिकॉर्ड रखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स की मदद से Amazon.com की शुरुआत की। उन्होंने अपनी लाइफ की सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा जेफ की नई कंपनी में इन्वेस्ट किया। उन्होंने कहा कि 70% चांस है कि वे अपना पैसा खो देंगे, लेकिन उन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया। 1995 में Amazon सिएटल में उनके गैरेज में शुरू हुआ। जल्दी ही उन्होंने अपने बिजनेस को पास के घर तक बढ़ा दिया। जेफ और उनकी छोटी सी टीम ने एक छोटा सा लॉन्च प्रोग्राम रखा, जिसमें उन्होंने करीब 200 दोस्तों और परिवार के लोगों को Amazon.com पर आने के लिए इनवाइट किया। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक बेल लगाई जो कि हर बार कुछ बिकने पर बजती थी। पहले तो उनके सभी ऑर्डर उनके रिश्तेदारों से आ रहे थे, लेकिन जब उन्हें पहली बार एक अजनबी यानी कि एक कस्टमर से ऑर्डर मिला तो वो एक्साइटेड हो गए। उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि क्या ये तुम्हारी माँ है? नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। और इस तरह Amazon ने उड़ान भरी। सिर्फ 2 महीनों में वो हर हफ्ते $20,000 कमाने लगे थे। 2007 में कंपनी $500 मिलियन के वैल्यू पर पब्लिक की गई। उसके 2 साल बाद Amazon की वर्थ $23 बिलियन पहुंच गई थी। 35 साल की उम्र में जेफ, मेरे पास एक आइडिया है से मेरे पास एक मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी है का बेमिसाल सफर तय कर चुके थे। जेफ 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। वो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग और कस्टमर सेंट्रिक रहना। शुरू से ही Amazon कभी भी शॉर्ट टर्म रिजल्ट या फायदे के बारे में नहीं सोचता था। 1997 में शेयर होल्डर्स को भेजे गए लेटर में जेफ ने इन लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा कि हम शॉर्ट टर्म वाले स्ट्रीट रिएक्शन या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर ध्यान देने के बजाय लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते रहेंगे। हम बोल्ड होकर बेधड़क इन्वेस्टमेंट करेंगे, डरेंगे नहीं। उनमें से कुछ से हमें फायदा होगा और कुछ से नहीं भी होगा, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। और 2012 में ऑडियंस में से एक शख्स ने उनसे पूछा था कि अगले 10 सालों में क्या बदलेगा। जेफ ने कहा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अगले 10 सालों में क्या नहीं बदलेगा। उन्होंने समझाया कि रिटेल बिजनेस में कस्टमर हमेशा कम प्राइस, फास्ट डिलीवरी और सिलेक्ट करने के लिए ज्यादा ऑप्शंस चाहते हैं, और इसी के लिए Amazon पूरी कोशिश करेगा। वो लंबे समय तक ऐसा करते रहेंगे। जेफ ने यह भी कहा कि वे कस्टमर्स को खुश रखना चाहते हैं। उनका फोकस हमेशा बेस्ट कस्टमर वैल्यू देने पर रहा है।
और इसीलिए Amazon.com ने आसानी से खोजे जाने वाले फॉर्मेट में बुक्स के बड़े रेंज को प्रेजेंट किया है। कस्टमर्स दिन में 24 घंटे, साल में 365 दिन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसमें Amazon ने गिफ्ट सर्टिफिकेट, वन क्लिक शॉपिंग और रिकमेंडेशन फीचर्स को भी शामिल करना शुरू कर दिया था। वर्ड ऑफ माउथ के जरिए Amazon के बारे में लोगों को पता चलता रहा और उनके एक के बाद एक कई लॉयल कस्टमर्स बनने लगे। वे ऑनलाइन बुक सेलिंग में नंबर 1 कंपनी बन गए थे। लॉन्ग टर्म थिंकिंग और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की वजह से Amazon फिल्म, म्यूजिक, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार के पार्ट्स और करीब करीब हर प्रोडक्ट ऑफर करने लगा था। उन्होंने किंडल के जरिए किताबों को बुक्स से ई बुक्स में भी अपग्रेड कर दिया था। जेफ बेजोस भी एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास रखते हैं। वो फेलियर से घबराते नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं या इनोवेट कर रहे हैं तो आप फेल हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। फेलियर इन्वेंशन का एक जरूरी हिस्सा है। अगर आप फेल होते हैं तो आपको उससे सीखना चाहिए और अपनी गलतियों को तब तक सुधारना चाहिए जब तक आप उसे सही नहीं कर लेते। Amazon में जब वे कोई ऐसी चीज करते हैं जो कस्टमर्स को पसंद आती है तो वे उसके लिए अपनी कोशिशों को डबल कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बड़ी सक्सेस में बदल जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानेंगे लैरी पेज के बारे में। लैरी पेज का जन्म मिशिगन में हुआ था। उनमें कंप्यूटर का शौक अपने पेरेंट्स की वजह से जागा था। उनकी मां कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर थी और उनके पिता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस दोनों में ही माहिर थे। लैरी ने मिशिगन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहां उन्होंने लेगोस से बना एक इंकजेट प्रिंटर बनाया था, जिसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। कॉलेज के बाद वो कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड गए, लेकिन लैरी वेब की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहते थे। इस बात ने उन्हें आकर्षित किया था कि कैसे लिंक स्ट्रक्चर साइटेशन पर बेस्ड थी और कैसे इन साइटेशन को एक बड़े से ग्राफ के जरिए दिखाया जा सकता है। इस आइडिया की वजह से उन्होंने स्टैनफोर्ड के एक पीएचडी स्टूडेंट सर्गे ब्रिन को अपना पार्टनर बना लिया। उन्होंने जो एल्गोरिदम डेवलप किया वो जल्द ही गूगल बन गया। बताने की जरूरत नहीं है कि लैरी और सर्गे दोनों अपनी पीएचडी पूरी नहीं कर पाए थे। गूगल ने सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराने का गोल बनाया था। हम सभी जानते हैं कि कैसे गूगल सर्च, यूट्यूब, क्रोम और एंड्रॉइड ने किस तरह इंटरनेट को बदल कर रख दिया है। लैरी हमेशा से ही दुनिया पर इम्पैक्ट डालने में इंटरेस्टेड रहे हैं। सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मेरा एक सिंपल फंडा है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं। क्या आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो दुनिया को बदल सकता है? 99% लोगों का जवाब होगा नहीं। मुझे लगता है कि हमें दुनिया बदलने के लिए और ज्यादा लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है। लैरी ने अपनी बात को सच कर दिखाया। 2011 में उनके सीईओ बनने के सिर्फ 3 सालों में कंपनी का वैल्यू डबल होकर $350 बिलियन हो गया था। साथ ही गूगल का एनुअल रिसर्च और डेवलपमेंट बजट बढ़कर $8.5 बिलियन हो गया। एक विजनरी होने की वजह से लैरी उस रिसर्च मनी को वहीं खर्च करते हैं जहां उन्हें लगता है कि इसकी जरूरत है। उन्होंने पूरी दुनिया में एंटी एजिंग, ड्राइवरलेस कार, वर्चुअल रियलिटी और फ्री इंटरनेट जैसे बड़े और बोल्ड आइडिया को फैलाने का काम किया है। उनका मानना है कि इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी होता ही नहीं है और आप जो कुछ भी इमेजिन करते हैं उसे किया जा सकता है। आपको बस उसे इमेजिन करना है और उस पर काम करना शुरू करना है। वो लॉजिक पर बेस्ड उम्मीद कायम रखने में भी विश्वास रखते हैं। उनके हिसाब से हमारा काम दुनिया को बेहतर बनाना है। हमारे पास टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल है। हमारे पास सभी को क्वालिटी लाइफ देने के लिए रिसोर्सेज हैं। हमें बस इस पर काम करने के लिए और लोगों की जरूरत है। हमें ऑर्गेनाइज्ड होने की और जल्दी आगे बढ़ने की भी जरूरत है। लैरी बोल्ड इनोवेशन के साथ फ्यूचर के बारे में अपने नजरिए को सपोर्ट करते हैं। वो अपने लोगों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। उन्होंने ड्राइवरलेस कार डेवलप करने के लिए सेबेस्टियन थुरूर को हायर किया था। लैरी ने अनाउंस किया कि यह कार खुद 1 लाख मील तक ड्राइव करने में कैपेबल होनी चाहिए। आज गूगल की ऑटोनोमस कार 5 लाख मील से ज्यादा ड्राइव कर सकती है। जब गूगल अलग अलग लैंग्वेजेस के बीच इंस्टेंट ट्रांसलेशन डेवलप कर रहा था, तब उन्होंने मशीन लर्निंग रिसर्चर्स को हायर किया था। लैरी ने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि आप एक ऐसा एल्गोरिदम बना सकते हैं जो ह्यूमन ट्रांसलेटर से बेहतर काम कर सकता है? रिसर्चर्स ने हंसते हुए कहा कि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने कोशिश की और वे सक्सेसफुल हुए।
6 साल बाद गूगल 64 लैंग्वेज के बीच ट्रांसलेट कर सकता है। यह अच्छा है, इंस्टेंट है और फ्री भी है। 2014 के गूगल एक्स इवेंट में लैरी ने कहा था कि लोग सोचते हैं कि जब आप बड़ी चीजों का पीछा करते हैं तो आपके फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप किसी एम्बिशियस चीज में फेल होते हैं तब भी आप किसी इंपॉर्टेंट चीज में सक्सेसफुल होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश है। हम गूगल को एआई बनाना चाहते थे, लेकिन हम अनसक्सेसफुल रहे और इसका रिजल्ट यह हुआ कि हमने एडसेंस बना लिया। सिर्फ एआई ही गूगल का एम्बिशियस या बड़ा गोल नहीं है। कंपनी ने लूनर एक्सप्राइज प्रोजेक्ट पर $30 मिलियन का फंड किया है। इसका गोल चांद पर पहला रोबोट ले जाना है। इतना ही नहीं, लैरी पेज ने स्टार्टअप कंपनी कैलिको में भी इन्वेस्ट किया है, जो एंटी एजिंग और लंबे जीवन पर फोकस करती है। और इसी के साथ अब वो मोड जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, यानी कि अभी तक हमने इन चैप्टर्स में जो कुछ भी पढ़ा उन की लर्निंग्स को हम यहां दोहराएंगे। तो इलॉन मस्क के आपने प्रोबेबिलिटी, पैशन और पर्पस के बारे में सोचना सीखा। रिचर्ड ब्रैंसन से आपने रिस्क को कम करने और कस्टमर सेंट्रिक बनने के अप्रोच के बारे में सीखा। जेफ बेजोस से आपने लॉन्ग टर्म थिंकिंग, एक्सपेरिमेंट करना और अपने फेलियर से लर्न करने के बारे में सीखा। लैरी पेज से आपने रैशनल ऑप्टिमिज्म और बोल्ड होने के बारे में सीखा। ये चारों कहानियां बताती हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप इन 4 आदमियों की तरह बन सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे पूर्वजों ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे या कभी नहीं सोचे होंगे। अपनी लाइफ के लिए कोई और नहीं, सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। अगर आप इस समरी में दिए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा बन सकता है। या आप जिस भी फील्ड में सर्व कर रहे हैं उसे बहुत आगे और बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो बड़ा सोचिए, बोल्ड बनिए। दुनिया को आपकी और आपके आइडिया की जरूरत है। आप दुनिया को बदलने और लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। ये बस आपके अगले कदम से शुरू हो सकता है। हाँ, एक्शन लेना, कदम बढ़ाना, हिम्मत करना जरूरी है और आप करेंगे, ये हम जानते हैं। ईगल टीम की ओर से आपको बेस्ट विशेस भी हैं।